राजकीय महाविद्यालय विद्यासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 74 से संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 74 से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहला है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब याद कीजिए आप अनुच्छेद 54 को, जहां लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और उसे वो स्वयं या अधिकारियों की सहायता से, मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन करेगा। वहाँ हमें लग रहा था कि कहीं भारत में संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्तियाँ तो नहीं दी गई है कि वो अपने इच्छानुसार कार्य कर सके, अपने विवेक अनुसार पूरा शासन चला सके। लेकिन दूसरी ओर हम जानते हैं कि भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जहाँ प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। तो इस विवाद को, इस उलझन को दूर करने में हमारी मदद करता है अनुच्छेद 74, जो स्पष्ट लिखता है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही कार्य करना है, ये इसमें लिख दिया गया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत मूलतः संसदीय शासन व्यवस्था वाला ही देश है और यहाँ चुनी हुई जो सरकार है, मंत्रिपरिषद है, उसी के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। लेकिन राष्ट्रपति के पद की गरिमा और उसकी हल्की सी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक परंतु किसमें जोड़ा गया, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः यानी एक बार वो पुनर्विचार के लिए ऐसी सलाह को लौटा सकता है। लेकिन दोबारा अगर वही सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है कि ऐसा करना है, ऐसा कीजिए, तो राष्ट्रपति के पास फिर कोई और विकल्प नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी। और ये हमारे संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाइन जोड़ी गई थी। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद क्लियर स्थिति है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। हालांकि एक बार वो ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाने में सक्षम है। साथ ही साथ क्या सलाह दी गई थी, इसके बारे में न्यायालय में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अब उसके बाद में इससे अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, मंत्रियों के बारे में प्रावधान, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति फिर भी कुछ विवेक का इस्तेमाल कर सकता है कतिपय परिस्थितियों में, जैसे त्रिशंकु लोकसभा हो, किसी पार्टी के नेतृत्व को लेकर झगड़ा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भी राष्ट्रपति के पास कुछ मात्रा में विवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति है। लेकिन मंत्रियों के चयन में राष्ट्रपति के पास कोई विवेक नहीं है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही किया जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि प्रधानमंत्री स्पष्ट लिखा हुआ है क्या होता है, नियुक्त होता है। क्योंकि देश के आम चुनावों में हम स्पष्ट तौर पे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता ही नहीं है।
जब किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो वो अपने नेता का चुनाव करते हैं और उसे प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रधानमंत्री निर्वाचित है, मनोनीत है, नियुक्त है, तो हमें नियुक्त है ये ध्यान में रखना है, इसी जवाब को सही मानना है। फिर 75 के भाग 1 क के अंतर्गत मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या का बाउंडेशन लगा दिया गया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले एक बहुत गलत प्रवृत्ति हमारे भारत में देखने को मिल रही थी, कुछ सालों तक चली, कि बड़ी संख्या में मंत्रियों की नियुक्ति होने लग गई। जब गठबंधन सरकारों का दौर चला तो असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद से नवाजा जाने लगा। इससे सरकार पर बोझ भी बढ़ता है और एक आवश्यकता से ज़्यादा संख्या में मंत्री होना सरकार के लिए हानिकारक रहता है। तो इसे रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में लगाया गया, लागू किया गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है हम जानते हैं, 545 वर्तमान में, तो उसके 15% यानी लगभग 81। तो प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा 75 के अनुच्छेद 1 ख के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है कि 10वीं अनुसूची का जो मामला है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो दल बदल का प्रावधान है उससे जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जिस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, निरर्हित घोषित कर दिया जाता है, वो अपनी अयोग्यता की तारीख से लेकर या तो उसका जो कार्यकाल जहाँ तक ख़त्म होता तब तक के लिए, या जब तक वो नए सिरे से निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक के लिए वो मंत्री पद को धारण नहीं कर पाएगा। तो ये दल बदल को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मंत्री पद से नहीं नवाजा जाएगा जब तक कि वो नए सिरे से चुनाव लड़के जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर लेता। अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। हालांकि यहाँ मंत्रियों के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद का भावार्थ है प्रधानमंत्री का विश्वास, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने की सलाह नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उसे हटा नहीं सकते। लेकिन संवैधानिक भाषा में इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में अपने अगर देखें तो अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत के जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में है कि वो समय समय पर कार्यपालिका से संबंधित प्रशासनिक कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निश्चय किए गए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। और अगर कार्यपालिका और विधायिका से जुड़ी हुई कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो उसे दे। अगर कोई मंत्री अपने विवेक से, अपनी इच्छा से कोई घोषणा करे जिस पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया गया हो, तो ऐसे मुद्दे पर विचार करने के लिए अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहता है कि इस पर आप कैबिनेट में विचार करें, तो उसे वो कैबिनेट में विचार के लिए रखेंगे।
तो ये मुख्य तौर पे मंत्रियों और प्रधानमंत्री महोदय के बारे में है। इससे अगले चरण में हम संसद के बारे में बात करेंगे। भारत की जो संसद है